Hello everyone, this is Badal Verma and welcome again to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about NCERT class 7 chapter 6 City Merchant and Artisan. So let's start student. तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर में शासक और इमारतें यानी कि रूलर्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा था। तो किस तरीके से शासकों ने इमारतों के निर्माण कार्य जो थे उन्होंने शुरू कराए थे। तो हम लोगों ने 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बीच, जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है, तो उसके बीच किस तरीके की जो इमारतों का निर्माण था वो अधिकतम कराया गया। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ व्यक्तिगत स्तर पर और कुछ सार्वजनिक स्तर पर उस समय जो है इमारतों के निर्माण कराए जाते थे। तो कुछ व्यक्तिगत स्तर पर जैसे किले, मकबरे और महल तैयार कराए जाते थे, और सार्वजनिक स्तर पर मंदिर, मस्जिद और बाज़ारों को बनवाया जाता था। तो हमने कुछ तकनीकों के बारे में भी पढ़ा था जो काफ़ी बार यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है कि अनुप्रस्थ टोडा तकनीक, हस्त बहिस्त और होजे सुलमानी। तो ये काफ़ी सारी हमने तकनीक पढ़ा था। फिर हमने ताजमहल के बारे में पढ़ा था कि ताजमहल जैसा कि नदी पर वो स्थित है, तो यमुना नदी पर स्थित है, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो उस तकनीक को नदी तटबाग तकनीक यानी कि योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो उसे योजना कहा जाता है, तो नदी तटबाग योजना उसे कहा जाता है। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर वहाँ पर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर है नगर व्यापारी और शिल्पीजन यानी कि सिटी मर्चेंट एंड आर्टिशियन। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं वो निबंधात्मक रूप में लिखे गए हैं, जो कि मेंस के लिए यानी कि मेंस की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट काफ़ी बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में भी काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आए कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा हम आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं को देखते हुए चर्चाएं करेंगे। तो किस तरीके से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं में परिवर्तन आते गए और किस तरीके से बदलाव आते गए। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। तो यह बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र। तो मंदिर नगर उन नगरों को कहा जाता है जो नगर मंदिरों की अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर रहते हैं। ऑलराइट, तो मंदिर नगर के बारे में हम आगे भी देखेंगे। तो प्रशासनिक केंद्र एवं वाणिज्य शहर एक पतन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगरों तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्य कार्यकलापों और शिल्प उत्पादनों के भी केंद्र थे। तो शिल्प उत्पादनों यानी कि शिल्पकारी के उत्पादनों के भी उस समय के भी केंद्र थे। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो मानचित्र में क्या बताने की कोशिश की गई है। तो मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र उस समय के। तो देखिए, तो सूरत और हम्पी और मसूलीपट्टनम, तो ये कुछ जो है हमारे व्यापार और शिल्पकारी के उत्पादन के प्रमुख केंद्र रहे थे। तो जैसा कि ये मध्य भारत में सूरत और दक्षिण भारत में हम्पी और मसूलीपट्टनम था। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या बताने की कोशिश की गई है। तो प्रशासनिक केंद्र, तो जैसा कि हमने अध्याय 2 में चोल वंश के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि चोल वंश जो था वो दक्षिण भारत में चोल, चेरा, पांड्य, हमने इन 3 वंशों के बारे में पढ़ा था। ऑलराइट, तो आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि उस समय चोल राजाओं की जो राजधानी थी वो तंजावुर थी, जैसा कि वह 1000 साल पहले थी, की यात्रा पर चले। ऑलराइट, तो वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास से बहती थी। तो किस नगर के पास से बहती थी, यानी कि तंजावुर नगर के पास से। तो देखते हैं कि कावेरी नदी हमारी कहाँ पर है और तंजावुर। तो देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में चोल, चेरा और पांड्य ये सभी जो थे यहीं पर ये राजा रहे थे और उन्होंने अपने वंशों की यहीं से ही विस्तार करना शुरू किया था। तो तंजावुर, और जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि कावेरी नदी जो कि 12 महीने इस स्थान से बहती थी। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि क्या बताने की इसमें कोशिश की गई है। तो बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास से बहती थी। तो राजा राजराज
चोल द्वारा निर्मित राजेश्वर मंदिर की घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती है। तो लोकनगर के वास्तुकार कुंजन मल्लन राजराज पेरुथंचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। तो उस समय के वास्तुकार का क्या नाम था? कुंजर मल्लन राजराज पेरुथंचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे उस समय के लोग। तो हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग की स्थापना है, यानी कि उसे स्थापित किया गया है। तो देखिए, तो जैसा कि मंदिर की दीवारों पर आज वर्तमान समय में आज नाम को उत्कीर्ण करवाने की प्रथा है, तो उस समय की जो प्रथा है आज हम लोग भी अपनाते हैं। तो आज जिसने इसकी वास्तुकला, यानी कि इसकी वास्तुकला और जिसने इसको बनाया था, तो ये बनाने वाले का नाम था कुंजर मल्लन राजराज पेरुथंचन की वास्तुकला थी ये। ऑलराइट, तो हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है, क्यों पता है? क्योंकि उस समय के जो लोग थे उस समय उत्कीर्ण करा दिया करते थे। जैसे कि कुछ लोग तो उस समय जो थे वो ज़मीन का दान दिया करते थे, कुछ सोने के सिक्के दिया करते थे। तो सभी समाज के लोगों से ही मिलकर ही मंदिरों के निर्माण उस समय कराए जाते थे। तो राजा अधिकतम इन मंदिरों के निर्माण कराया करते थे। ऑलराइट, तो इस मंदिर के अलावा नगर के अनेक राजमहल है, जिनमें कई मंडप यहाँ जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपने दरबार लगाते हैं, यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बनाते हैं। तो नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ होता है जहाँ अनाज, मसाले, कपड़े और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुआं और तालाबों से होती है। तो उस समय के जो लोग जल की आपूर्ति को पूरा करते थे तो वो कुआं और तालाबों से करते थे। तो तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उर्रेयूर, जैसा कि हमने मानचित्र में देखा, उर्रेयूर के सालिय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया वसूती वस्त्र के जनसाधन के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम काश्य मूर्ति का लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से उस समय के जो लोग थे, तो काश्य मूर्ति, तो काश्य मूर्ति का हमने देखा कि प्राचीन भारत के इतिहास में काश्य मूर्ति का जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि प्रचलन देखने को मिलता है काश्य मूर्ति का। तो उस समय से काश्य मूर्तियों को बनाना जो है वो शुरू कर दिया गया था। परंतु जो हमारा मेन फोकस है, जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम में काश्य मूर्ति तो पूछा ही जा सकता है, जैसे छोटे मोटे एग्जाम में काश्य मूर्तियों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो काश्य मूर्ति यानी कि एक मिश्र धातु है काश्य, तो ये कॉपर और टिन यानी कि टिन को मिला करके एक धातु बनाई जाती है, तो इसे हम काश्य कहते हैं। तो यानी कि एक मिश्र धातुओं से मूर्ति बनाने के जो प्रचलन था उस समय शुरू हो गया था। तो सुंदर घंटे और धातु के दीप बनाते थे। ऑलराइट, तो देखिए, तो आपके मत से लोग तंजावुर को एक महान नगर क्यों मानते थे? तो तंजावुर को महान नगर इसलिए माना जाता था क्योंकि उस समय के जो लोग थे और उस समय की जो कारीगरी थी मंदिरों को लेकर, तो सबसे ज़्यादा अच्छी कारीगरी मानी जाती थी। क्योंकि देखा आपने किस तरीके से इसको बनाने वाले यानी कि वास्तुकार की प्रशंसा किस तरीके से इसमें हमें दिखाई गई है, तो इसलिए ही इसे महान नगर माना जाता था। तो अब देखते हैं मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तो मंदिर नगर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोई नगर किसी मंदिर की अर्थव्यवस्था पर निर्भर होता हो तो उसे मंदिर नगर कहते हैं। तो तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। तो मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। तो नगरीकरण नगर के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। तो शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। वे मंदिर को भूमि एवं धन अनुदान से देते थे, जिसकी आय से आर्थिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्री तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पूर्वस्तर मनाए जाते थे। मंदिर को दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। तो देखिए, तो मंदिर नगर और तीर्थयात्री क्या किया करते थे? जैसा कि मान लीजिए वर्तमान समय में आज राम मंदिर की नींव को रख दिया गया है और राम मंदिर का जो है वो निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो अब धीरे धीरे से जिस तरीके से हमारा राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तो राम मंदिर एक अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख स्रोत बनेगा आने वाले समय में। वो क्यों? क्योंकि आज जैसे कि मंदिर बना, तो मान लीजिए कि मंदिर के चारों ओर
कई सारे फूल बेचने वाले भी होंगे, कई सारे प्रसाद बेचने वाले भी होंगे, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोज़गार में भी बढ़ोतरी मिलेगी। तो इसी तरीके से जो मंदिरों की अर्थव्यवस्था पर निर्भर होते हैं तो उसे मंदिर नगर कहते हैं। जैसा कि उस समय जो मंदिर बनवाया गया था राजा राजेश्वरम के द्वारा, तो इसी तरीके से उन्हें मंदिर नगर कहा गया है। तो देखिए अब देखते हैं कि कांसा घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक, तो क्या तकनीक थी? तो काफ़ी बार ये यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछ भी ली जाती है कि लुप्त मोम तकनीक किसे कहा जाता है। तो अब देखते हैं। कांसा एक मिश्र धातु होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो तांबे और रांगे यानी कि टिन को मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ, जो कि हमने अध्याय अपने 2 में पढ़ा था, कि लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। तो लुप्त मोम किस तकनीक को कहा गया है? तो देखिए, यह इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह से सूख जाती थी तो गर्म करके इसे किसी छेद के द्वारा उससे सारा मोम निकाल लिया जाता था, क्योंकि गर्म करने पर जितना भी मोम था वो पिघल लिया जाता था। तो उसी छेद के दौरान जो हमारी पिघली हुई धातु हुआ करती थी, उस छेद के द्वारा उस धातु को उस में भर दिया जाता था, जो साँचा हुआ करता था मिट्टी का। तो इस तरीके से वो हमारी जो है वो प्रतिमा बन जाती थी कांस्य धातु की। तो इसे ही हम जो है लुप्त मोम तकनीक कहते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे कि एक कांसे की मूर्ति है, जो कांस्य मूर्ति है, जो कि श्री कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ऑलराइट, तो आज वर्तमान समय में भी लुप्त मोम तकनीक का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि सोने, चांदी और कांस्य और कई सारी मिश्र धातुओं की जो है वो प्रतिमाएं बनाई जाती है। तो प्रतिमाओं को बनाने के लिए जब किसी ठोस प्रतिमा का निर्माण कराया जाता है, किसी अन्य जो ढलमा चीज़ें होती है तो उनका जो निर्माण कराया जाता है, तो वो लुप्त मोम तकनीक के द्वारा ही कराया जाता है। ऑलराइट, तो देखिए उस समय से आज वर्तमान समय में भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। तो देखिए अब मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन, व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित यानी कि पूजा पाठ करने वाले, पुजारी, कामगार, शिल्पी यानी कि जो मंदिरों को बनाते थे, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थी व तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। तो जैसे कि आपने देखा कि अब मंदिर बना तो मंदिर में वहाँ शिल्पी की भी ज़रूरत होगी, व्यापारियों की भी वहाँ ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ पर फूल भी बेचेंगे, कुछ लोग प्रसाद को भी बेचेंगे, और दर्शनार्थी भी वहाँ पर आते थे जो चढ़ावा चढ़ाते थे, तीर्थयात्री भी आते थे जो चढ़ावे को चढ़ाते थे। तो इस तरीके से ही मंदिर नगरों का जो था उस समय विकास हुआ था। इसी रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों के आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में बिल्लिस्वामीन यानी कि बिलसा या विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ, जो कि आपने देखा कि सोमनाथ मंदिर सबसे ज़्यादा जो है वो प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर सबसे अमीर मंदिर था उस समय का, जब आक्रमण यानी कि मुग़लों के आक्रमण नहीं किया गया था। जैसे कि हमने दिल्ली के सुल्तानों के बारे में अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से मुल्तानों के आक्रमण के द्वारा मंदिरों को लूटा गया। ऑलराइट, तो उस समय जब मंदिरों को नहीं लूटा गया था तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर जो था वो सोमनाथ का था, जो कि गुजरात में स्थित था। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदेरू, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति, जो कि हमारे देश का सबसे धनी मंदिरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक जो है वो दान लोगों के द्वारा किया जाता है। ऑलराइट, तो सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था जो हमारे देश की टिकी हुई है मंदिरों के मामले में, तो तिरुपति मंदिर इसमें सबसे नंबर 1 पर आता है। ऑलराइट, तो वो तीर्थ स्थल में धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। तो वृंदावन, जो कि उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, जिसे आप भली भांति लोग जानते ही होंगे, और तिरुवन्नमलई यानी कि जो तमिलनाडु, ऐसे नगरों के 2 उदाहरण हैं। जो अजमेर यानी कि राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था, और आगे चलकर मुग़लों के शासन में वह सूबा का मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, तो कौन थे? मुइनुद्दीन चिश्ती,
जिसके बारे में हम अध्याय 8 में देखेंगे, तो यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी जो थे वो पंथों और मतों के हुआ करते थे। तो किस मतों के करते थे? पंथों मतों के हुआ करते थे। तो अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ पर प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। तो अजमेर के पास कौन सा सरोवर है? पुष्कर। तो काफ़ी बार ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशंस में भी पूछ लिया जाता है और कई सारे छोटे एग्जामिनेशंस में भी पूछ लिया जाता है कि अजमेर के पास कौन सा सरोवर है। तो पुष्कर सरोवर आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए कि छोटे नगरों का संजाल किस तरीके से हुआ। तो 8वीं शताब्दी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8वीं शताब्दी से मंदिरों के निर्माण जो है वो शुरू हो गए थे और 18वीं शताब्दी तक बड़े पैमाने पर मंदिरों के जो निर्माण थे वो कराए गए थे। तो 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें से आमतौर पर एक मंडपिका यानी कि जिसे मंडी कहा जाने लगा। तो मंडी आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिसका वर्तमान समय में भी उपयोग होता है। मंडी एक इस तरीके का क्षेत्र है जहाँ पर लोग अपने चीज़ों को बेच सकते हैं। तो मंडी उसे ही कहा जाता है, जैसे कि सब्जी मंडी, दाल मंडी, अनेक तरीके की मंडी होती है जहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए ले जाते हैं। उनमें ऐसी गलियाँ थी जहाँ दुकानें एवं बाजारें, जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाने लगा, तो कहा जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले तथा सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे। तो कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर में घूम घूम कर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास के और दूर दराज व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों में उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके की उस समय जो थी वो बाजार की जो थी वो अर्थव्यवस्था किस तरीके से निर्भर होती थी और किस तरीके से जो व्यापारी थे वो अपना व्यापार करते थे। तो इसमें अलग अलग क्षेत्र में जो थे वो व्यापार होते थे, जैसे कि सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले कई अन्य व्यापारी होते थे। और कुछ लोग जो थे वो व्यापार करने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र से व्यापार करने के लिए दूसरे क्षेत्र में जाया करते थे और वहीं पर ही मसालों, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसालों को बेचने के लिए वो व्यापार किया करते थे। तो इस तरीके से उसमें व्यापार की जो थी वो उस समय प्रथा थी। तो इसमें आप लोगों को सबसे जो मेन चीज़ देखने को मिल रही होगी तो किस तरीके से आर्थिक परिवर्तन आए, किस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन आए और किस तरीके से सांस्कृतिक परिवर्तन आए। ऑलराइट, तो अब देखिए, तो अपने ज़िले के नगरों की सूची बनाओ और उनका प्रशासनिक केंद्र, मंदिर, नगर, तीर्थ केंद्रों के रूप में वर्गीकरण करें। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ऑलराइट, अब देखते हैं। तो चित्र नगर का एक बाजार। तो देखिए, तो आप बाजार देख ही पा रहे होंगे किस तरीके की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और अन्य अन्य प्रकार के यहाँ पर चीज़ों की विक्रय और क्रय किया जा रहा है। ऑलराइट, तो देख ही सकते हैं आप। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों के में या उसके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। तो यानी कि जो आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जो था वो जमींदार इन नगरों में या उनके आसपास किलेबंदी करके महल बनाता था। ऐसे सामंत व्यापारों में शिल्पकारी तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। तो क्या लगाते थे? कर। कभी कभी उनके करों में संग्रहण का अधिकार उन स्थायी मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता है था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है। तो इंस्क्रिप्शन में इन लोगों का हमें जिक्र मिलता है, तो आज भी ये पाए जाते हैं। ऑलराइट, तो देखिए, तो इस तरीके से मतलब कोई भी एक टोल की तरह जिस तरीके से कह देते हैं कि टोल टैक्स, तो उसी तरीके के ये अपने महलों के निर्माण करा देते थे और जो भी व्यापारी इनके महल से होकर या उनके क्षेत्र से होकर जाता था तो उनसे कर लिया करते थे, उनकी या वस्तुओं पर वो कर लगा दिया करते थे। तो अब देखते हैं तो बाज़ारों पर कर किस तरीके से वो काम किया करता था। तो यह राजस्थान से प्राप्त 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है। तो यानी कि 10वीं शताब्दी में जो मिला था इंस्क्रिप्शन, तो उसका सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूले जा सकते थे। तो वस्तुओं के रूप में जो थे वो करों को वसूलते थे। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के लिए तेल और कपड़े
पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीज़ें बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में आमतौर पर कुछ अन्य रूप में वसूले जाते थे। तो इस तरीके से कुछ अन्य चीज़ों पर थे जो, यानी कि कुछ अन्य वस्तुओं पर इस तरीके से कर लगाए जाते थे। ऑलराइट, तो देखिए जैसा कि आप चित्र 3 में देख पा रहे होंगे, लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर। तो लकड़ी पर आज भी वर्तमान समय में नक्काशी की जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो फर्नीचर तैयार होते हैं तो वो लकड़ी पर नक्काशी करके ही होते हैं, जिनको हाथों के द्वारा ही नक्काशीदार बनाया जाता है। तो अब देखिए कि अब क्या बताया गया है। तो आज बाज़ारों पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें और इन्हें इकट्ठा करता है तो वे किस प्रकार वसूले जाते हैं, तो उनका प्रयोग किस प्रकार से काम में होता है। तो देखिए आज वर्तमान समय में जितने भी करों को प्राप्त किया जाता है तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी राज्य से किसी दूसरे राज्य में व्यापार कर रहे हैं और वस्तुओं को किसी दूसरे राज्य से, एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं, तो उस पर वर्तमान समय में जीएसटी कर लगाया जाता है। जीएसटी जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो अगर किसी सेंट्रल, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि आप दिल्ली से किसी वस्तु को लेकर आते हैं, तो दिल्ली से किसी वस्तु को लेकर आने पर आप CGST आपको देना होता है। और जब किसी राज्य में यानी कि स्टेट में आप किसी वस्तु को लेकर आते हैं तो SGST आपको देना होता है। और कई सारे जो कर है वो इनकम पर भी लगाए जाते हैं, यानी कि आपकी इनकम पर इनकम टैक्स आपने सुना होगा और सेल टैक्स भी आपने सुना होगा। जैसे कि हम किसी वस्तुओं को बेचते हैं तो सेल टैक्स भी हम लोगों को भरना होता है। तो इन्हीं प्रकार के जो वर्तमान समय में है तो आज के समय में हमें कर देने होते हैं। तो कुछ कर ऐसे भी होते हैं जैसे कि रोड टैक्स। तो रोड टैक्स जैसे कि हम मान लीजिए कि आज किसी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा रहे हैं तो टोल टैक्स आपने सुना ही होगा, टोल प्लाजा। तो वहाँ पर भी हमें कई प्रकार के टैक्स देने होते हैं। कई प्रकार के और भी अन्य टैक्स है, जैसे कि हम आज वर्तमान समय में किसी पिज्ज़ा की शॉप पर जाते हैं, किसी कैफ़े पर जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें टैक्स देने होते हैं, जो कि CGST और SGST और वैट वगैरह पता नहीं क्या कौन कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हम लोगों को पे करने होते हैं। परंतु उस समय में शक्कर और गुड़ तथा धागा यानी कि वस्तुओं को लेकर ही टैक्स पे करते थे वो लोग। तो कितने ज़्यादा बदलाव आ गए हैं आप लोग देख ही सकते हैं। तो बड़े और छोटे व्यापारी, अब देखते हैं इनके बारे में। तो व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजोर लोग, यानी कि जो इसके बारे में हम अध्याय 7 में देखेंगे। तो कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़े के व्यापारी अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूँकि व्यापारियों को अनेक राजाओं तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा करने के लिए व्यापार संघ गिल्ड बनाते थे। तो देखिए, तो कौन सा संघ उनके द्वारा बनाया जाता था? तो गिल्ड। तो अब देखिए, दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल के अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध जो था मणिग्रामम और नानादेशी थे। तो कौन कौन से प्रसिद्ध संघ थे? मणिग्रामम और नानादेशी संघ जो थे उस समय के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध संघ थे। वे व्यापार संघ व प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ साथ भी दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा चिट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर और बंदरगाहों पर फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे और वे इन प्रांतों में कपड़ों और मसालों को बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत और दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन और मसाले, टीन, मिट्टी के नील बर्तन और चांदी लाते थे। तो काफ़ी सारी धातुओं को भी लाते थे, कपड़ों को भी लाते थे, मसालों को भी लाते थे। तो कई तरीके की वस्तुओं को जो था वो आयात निर्यात करते थे। तो पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। तो लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले, यानी कि बंदरगाहों से कहा जाता है जहाँ पर समुद्री रास्ते के द्वारा कोई व्यापार किया जाता है। तो जहाँ पर हमने देखा कि कई सारी जहाँ पर नाव जो है हमारी खड़ी होती है तो उसे बंदरगाह कहा जाता है। तो भारतीय मसालों और कपड़ों इलावती व्यापार द्वारा खरीदे जाते थे उस समय, और वहाँ से वे अपने आगे यूरोपीय बाज़ारों में पहुँचते थे। तो उनमें व्यापार में बहुत अधिक लाभ होता था तथा उष्ण
कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सोंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के लिए महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो उष्णकटिबंधीय प्रांतों में स्थित है, और जो हमारे यूरोपीय देश है वो शीत कटिबंधीय जलवायु में स्थित है। जैसा कि चीन हो गया, तो ये तमाम जो यूरोपीय देश है तो सभी देश शीत कटिबंधीय जलवायु में स्थित है। तो भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ों की यूरोपीय व्यापारी को भारत तक खींच लाई। तो समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का जो था रूप में किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। तो शीघ्र आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस काल के दौरान लोगों तथा माल का आना जाना लगा रहता था। तो आपके विचार से इस आवाजाही का नगरों तथा गांवों पर जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? नगरों में रहने वाले कारीगरों की सूची बनाओ। तो देखिए, तो उस समय में जैसे कि आप एक शब्द सुनते ही होंगे, तो वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण एक ऐसी स्थिति है, तो अपने देशों की सीमाओं में न रहकर दूसरे देशों की सीमाओं में जो व्यापार किया जाता है तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण में होता क्या है, जब कोई देश हमारे देश में व्यापार करता है तो उससे सबसे ज़्यादा हमें आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं में सबसे ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कि अमेरिका की आज वर्तमान समय में अगर कोई कंपनी भारत में आकर व्यापार करती है तो सबसे जो मेन बात है कि भारत के लोगों को व्यापार मिलेगा, और जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है अमेरिका की, वो भारत में जो है उसका विस्तार होगा, और जो भाषा बोली और उनके सांस्कृतिक है यानी कि संस्कृति है वो भारत में विस्तार करेगी। तो इसे ही वैश्वीकरण कहा जाता है, और उस समय के लोगों पर भी इसी तरीके के जो थे वो प्रभाव पड़े होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि रेशम मार्गों के बारे में, तो रेशम मार्ग उसे कहा जाता था। तो रेशम सबसे पहले जो बनाया गया था तो वो चीन के द्वारा बनाया गया था। तो चीन ने सबसे पहले इसका निर्माण किया था। तो कई हजार सालों तक चीन ने इसकी तकनीक को सभी देशों से छुपाए रखा, परंतु जब रेशम मार्ग के द्वारा धीरे धीरे से व्यापार बढ़ता गया तो उसे बाद में रेशम मार्ग का नाम ही दे दिया गया। तो धीरे धीरे से जो ये तकनीक थी पूरे विश्व में फैल गई थी, जो रेशम बनाने की तकनीक थी। तो सर्वप्रथम जो था कई हजार साल पहले रेशम का जो निर्माण था, लगभग 7000 साल पहले, आई थिंक हमने पढ़ा था अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक में, लगभग 7000 साल पहले जो था वो रेशम बनाना शुरू कर दिया था। चीन के द्वारा वो सबसे पहले बनाया गया था। तो साथ ही साथ घोड़ों के व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। तो कई सारे व्यापारों को इन मार्गों से किया जाता था। तो इसे रेशम मार्ग इसलिए कहा जाता था क्योंकि रेशम का जो निर्माण था वो चीन के द्वारा हुआ था। तो चीन से जितने भी व्यापार होते थे तो इनका जो नाम था वो रेशम मार्ग ही रख दिया गया था। फिर 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बैप्टिस्टे टेवेनियर के अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपया का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। तो काबुल में मेव, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताज़े फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे, और उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। तो देखिए तो किस प्रकार के मतलब फल और गलीचे और खजूर वहाँ से लाए जाते थे और फिर भारतीय उपमहाद्वीप में वहाँ से बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। तो कई गुलाम जो थे वो बिक्री के लिए लाए जाते थे। तो उस समय जो है इंसानों को भी एक तरीके से मजदूरों के रूप में बेचा जाता था, जिन्हें गुलाम कहा जाता था। तो नगरों में शिल्प देखते हैं। तो बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि शिल्प का नाम ही बिंद्री पड़ गया। तो देखिए कौन सी जो शिल्प है तो किस शिल्प का नाम बिंद्री है। तो बिंद्री के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने प्रसिद्ध थे। तो तांबे तथा चांदी को तो तांबे और चांदी से जड़ाने के बाद जो वस्तु को निर्मित किया जाता था, जो चीज़ें बनाई जाती थी, जो शिल्प की जाती थी, तो उसे बिंद्री कहते थे। तो पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, तो मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक थे। तो इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी भूमिका
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैकलौर जैसे बुनकर भी समृद्धिशाली समुदाय के बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगीन भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता अधिक होती है। ऑलराइट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो जैसा कि आप चित्र 4 में देख पा रहे होंगे कि पीतल की इस मोमबत्ती पर कला आवरण, तो ये एक कला आवरण है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से बारीकी से इस पर कलाकृति की गई है और इससे काला आवरण यानी कि ये काला आवरण यानी कि पूरे के पूरे पीतल को एक बनाकर यानी कि जो मोमबत्ती रखने का होता है, इसके ऊपर देखिए इस तरीके से मोमबत्ती जो है हमारी रखी जाती है। तो इसे मोमबत्ती रखने का क्या कहते हैं, तो मोमबत्ती दान इसे कहा जाता है। तो इस पर देख ही सकते हैं कि कितनी बारीक आपको कलाकृति देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, अब देखते हैं तो शॉल का बॉर्डर, तो उस समय शॉल के बॉर्डर किस तरीके से तैयार होते थे। तो देखिए तो कितने बेहतरीन तरीके से शॉल के बॉर्डरों को उस समय लोगों ने बनाना शुरू कर दिया था। तो काफ़ी जो उस समय के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा व्यापार के मामले से भी और सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं को नज़र में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा जो थे वो अपने आप को विकसित कर चुके थे। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो शहरों के बदले हुए भाग्य, तो कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्वपूर्ण की दृष्टि से सिकुड़ गए। तो तंजावुर जैसा कि हमने देखा था कि चोल राजवंशों की वह राजधानी थी तंजावुर, तो ये सिकुड़ गए थे। तो धीरे धीरे क्या कारण रहा था देखिए, तो इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं सके। तो देखिए अब जैसा कि हमने मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ा, तो धीरे धीरे से मुग़ल साम्राज्य का पतन किस तरीके से हुआ और धीरे धीरे से किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हमारे उपमहाद्वीप यानी कि भारत पर आकर उसने जो था वो भारतीयों को गुलाम बनाया था और किस तरीके से उसने पूरे भारत पर राज किया था। तो 1704 ईस्वी में जो तेंजूर नाम की राजधानी थी वो पूरी तरीके से सिकुड़कर पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नदी पर तट पर स्थित मुर्शिदाबाद जो थी वो प्रमुख केंद्र उस समय बन गई थी रेशमी वस्त्रों का। पर जब बंगाल की राजधानी बनी तो शताब्दी में उस सितारा जो था उस समय भी वो डूब गया क्योंकि इंग्लैंड की जो कंपनी थी उसने के आगे वो प्रतियोगिता में नहीं टिक पाई। तो यानी कि उस समय के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है उपयोग वो बाहर की कंपनियों का किया है। तो मान लीजिए जैसे कि स्वदेशी को छोड़कर उन्होंने विदेशी को अपनाया, तो इस तरीके से स्वदेशी जो है वो धीरे धीरे डूब गई थी। तो अब देखते हैं हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरज नज़दीक से एक नज़र। तो हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य, तो हम्पी नगर कृष्णा और तुंगबरंदा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल है। तो हम्पी के नगर शानदार खंडरों से पता चलता है कि इस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। तो किलेबंदी की दीवार के निर्माण में कहाँ भी गारे चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। तो देखिए तो कितना ज़्यादा एडवांस तरीके से ये इन्होंने दीवारों को गूंथा गया था पत्थरों के द्वारा। तो कितने ज़्यादा एडवांस तरीके से ये हम लोगों को शिल्पकारी देखने को मिल रही है जो कि आज वर्तमान समय में भी टिकी हुई है। तो हम्पी के आहते में टूटी हुई दीवारों में बुर्ज का एक दृश्य है। तो देखिए कितने लंबे समय से भी ये टिकी हुई है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि आगे क्या बताने की कोशिश की गई है। तो एक किलाबंद नगर, तो एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजाओं ने अत्यंत सरदर्द प्राचीन बर्द नगर बसा रखा है जो दीवारों के बुर्जों में स्थित में सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारें जैसी नहीं है बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति के बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिसकी छतें सपाट चपटी है। आपके विचार से नगर किलेबंदी क्यों थे? तो देखिए जैसा कि हमने
प्रीवियस अपनी एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक में पढ़ा था कि लोग उस समय जो थे वो किलाबंदी कर दिया करते थे। तो किलाबंदी अपनी सेफ्टी के लिए वो किया करते थे अक्सर, कुछ जो शासक हुआ करते थे। तो अब देखते हैं। तो हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिन्होंने मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचों भी थे जिनमें कमल के टोड़े की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दी के अपने समृद्धि काल में हम्पी के कई वाणिज्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुसलमान सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों को एजेंडा का जमघट लगा रहता था। मंदिर जो थे उस समय सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होते थे और देवदारियों यानी कि विरूपाक्ष यानी कि शिव मंदिर के अनेक स्तंभ के बारे में विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा और प्रजाजनों के समक्ष नेतृत्व करती थी। तो महानवमी पर्व जो आज दक्षिण भारत में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। तो पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने उन महानवमी मंच को खोज निकाला जहाँ राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करते थे। तो देखिए, तो चित्र 7 में हमें हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ देखने को मिल सकता है। तो देखिए कितना शानदार ये रथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो देखिए, तो अपने शासनकाल में विजयनगर शासकों के जलाशयों व नहरों के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अंतर्राज सागर जलाशय का निर्माण हुआ था। तो कृष्णदेव राय ने 2 पहाड़ियों के बीच से एक विशाल प्रस्ताव बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया था, जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। तो देखिए, उस समय के जो निर्माण होते थे तो वो आर्थिक रूप से तो होते ही थे, परंतु सार्वजनिक रूप से भी वो जो राजा उस समय के होते थे और शासक जो उस समय के हुआ करते थे, तो आर्थिक के साथ साथ वो सार्वजनिक रूप से भी उन चीज़ों का निर्माण कराया करते थे। तो उस समय देखा कि स्वागत सत्कार कराता था और अधीनस्थ व्यक्ति उस समय से नजराने उपहार लिया करते थे। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य, संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। तो 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बींदर, जैसा कि हमने पढ़ा था कि बींदर एक तरीके की जो थी वो शिल्प थी, तो बरार और बींदर एक तरीके की शिल्प के शासकों के हाथों विजयनगर के पराजय के बाद हम्पी का जो था वो विनाश हो गया था। ऑलराइट, तो वाणिज्य केंद्र किसे कहा गया है? तो एक ऐसा स्थान जहां पर विभिन्न उत्पादों केंद्रों से आने वाला जो माल था वो खरीदा और बेचा जाता था, तो उसे वाणिज्य कर कहा गया है। तो सूरत पश्चिमी का प्रवेश द्वार। तो सूरत मुगल काल में केवे आज के खंबात और कुछ समय के बाद अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात के में पश्चिमी व्यापार में वाणिज्य केंद्र बन गया था। तो जैसा कि हमने बताया कि वाणिज्य केंद्र किसे कहा गया है, तो सूरत और मुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। तो सूरत को मक्का का प्रस्ताव द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे, तो इसे मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि यहीं से जो थे काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में हज यात्री जहाज से यहाँ से रवाना होते थे। तो सूरत के एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। तो सर्वदेशीय उसे कहा जाता है जहाँ पर सभी जातियों के लोगों को रहने की अनुमति होती है, यानी कि सभी जो लोग हैं वो एक साथ, सभी जातियों के लोग एक ही समुदाय, यानी कि सभी समुदाय के लोग एक ही स्थान पर रहे, तो उसे सर्वदेशीय कहा जाता है। तो 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगाली, डचों और अंग्रेजों के कारखानों में माल गोदाम थे। तो अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1679 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों में के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं। तो देखिए, तो सूरत में एक ऐसे दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतें पर बेचती थी। तो सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा या किनारी यानी कि जर्री के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिमी एशिया, अफ्रीकी और यूरोप के बाजार उपलब्ध थे। राज्य में विश्व के सभी भागों से नगर से आने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक विश्रामगृह बना रखे थे और वहाँ के भव्य भवन असंख्य मनोरंजक स्थल थे। तो सूरत में कठनाइयाँ बाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियाँ थी। तो अब देखिए, तो कंपनियों का निर्माण अब शुरू हो गया था और किस तरीके से
जो पूरे देश यानी कि पूरी दुनिया भर के लोग थे वो किस तरीके से अब हमारे उपमहाद्वीप से जो थे व्यापार करने लगे थे विभिन्न विभिन्न तरीके के। ऑलराइट, तो उल्लेखनीय है कि सूरत में जारी हुई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसेरा और बेल्जियम में एंटवर्क के बाजारों की मान्यता प्राप्त थी। तो देखिए, तो हुंडी किसे कहा गया है, तो एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। तो हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि को प्राप्त की जा सकती है। तो एक ऐसा दस्तावेज था जो रुपयों के रूप में जमा होता था। तो जो उस दस्तावेज को जमा कर देता था तो उसे वो जो था जितना वो पैसा जमा कर देता था तो उसे वो पैसे के रूप में मिल जाया करते था उस दस्तावेज को जमा करने के बाद। तो जैसा कि आज वर्तमान समय में भी हम आपने बॉन्ड्स का नाम सुना ही होगा। तो बॉन्ड्स काफ़ी सारे लोग बॉन्ड्स के बारे में जानते होंगे। जैसे कि हम बॉन्ड्स बैंक से ख़रीद लेते हैं और कुछ साल बाद जब हम उन्हें वापस कर देते हैं तो कुछ प्रतिशत जो सरकार है वो हमें उसका दोगुना करके दे देती है कुछ, यानी कि 5 से 7 साल के बाद। तो चलिए अब देखते हैं। तो कंटिन्यू हम अपने फिर से चैप्टर पर आते हैं। तो किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अंत्य पतन प्रारंभ हो गया था। इसके कई कारण थे, जैसे कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकों की हानि और पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण में बम्बई, वर्तमान मुंबई में परिस्थिरता, जहां 1668 में अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। तो देखिए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित किया था, तो बम्बई यानी कि वर्तमान मुंबई में प्रतिस्पर्धा, जहाँ 1668 में सबसे पहले अपना ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्यालय स्थापित किया था, जो आज सूरत का एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है। तो जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। तो देखते हैं कि क्या बताने की कोशिश की है। तो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो 17वीं शताब्दी के एक भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का भी एक नगर था। तो हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी में मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक का वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पंतन बन गया था। तो मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। तो मसूलीपट्टनम का किला किसने बनवाया था, तो हॉलैंड वासियों ने इस किले का जो था वो निर्माण कराया था, ये मान लीजिए। तो मछुआरों का एक गरीब नगर, तो इसके बारे में भी देखते हैं। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक गुमास्ते यानी कि विलियम्स मैथ वर्ल्ड ने 1620 में ईस्वी में इन शब्दों का मसूलीपट्टनम का वर्णन किया था। तो यह गोलुकुंडा का मुख्य पतन था, जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती थी। तो यह एक छोटा नगर है जहाँ पर घना बसा हुआ है, बिना किसी चार दीवारी के और ख़राब तरीके से बना हुआ है, न ही अच्छी जगह स्थित है, और इसके अलावा जल स्रोत खारे पानी के हैं, और पहले ही एक गरीब मछुआरा नगर था। तो आगे चलकर यह जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिसमें व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे, और चूँकि हमारे लिए हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते थे तो यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता था। तो अंग्रेज और हॉलैंड वासियों की मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियों बसाने का निर्णय क्यों लिया, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसने मतलब एनसीईआरटी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्यों लिया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा जो था ये जो क्षेत्र था तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट क्षेत्र था, क्योंकि ये वहाँ पर उनका समय की जो था वो बचत किया करता था। तो जितने भी ये व्यापारी आते थे तो ये यहीं पर शरण करते थे, और उनके लिए ये एक निवास स्थान करने के लिए व्यवस्था भी था। तो गुमास्ता यानी कि यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभावी अधिकारी को गुमास्ता कहा गया है। तो गोलकुंडा के कुछ शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों व अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया। तो आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से भारत पर अपना कब्जा जो है वो जमाना शुरू किया था, और किस तरीके से अपना मुख्यालय उसने मुंबई में 1600 कुछ में स्थापित किया था, तो जिससे कि वहाँ पर व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। तो विभिन्न व्यापारी समूह गोलकुंडा के कुलीन वर्गों और फारसियों, सौदागरों,
तेलुगु, कोमेटी, चेय्यार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर की घनी आबादी वाला समृद्धिशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा ने अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उसने प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला, जो उस समय के सूबेदार थे तो कौन थे, मीर जुमला, जो कि स्वयं एक सौदागर था, तो हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों ने आपस में भिड़ना उस समय शुरू कर दिया। तो 1686 से लेकर 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो अब यूरोपीय कंपनी के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई थी। तो कंपनी की कई नीतियों के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादकों और केंद्रों के साथ साथ बनाए रखे, तो बल्कि इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनियों के नए केंद्र और राजनीतिक, प्रशासनिक व वाणिज्यिक भूमिकाओं को अदा करें। जब कंपनी के व्यापार बम्बई यानी कि वर्तमान मुंबई, कलकत्ता यानी कि वर्तमान कोलकाता और मद्रास यानी कि वर्तमान चेन्नई चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्ध दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अंध पतन हो गया था और आज वह छोटे छोटे से जीर्ण नगर में अधिक कुछ नहीं है। तो यानी कि एक तरीके से जीर्ण नगर में और कुछ नहीं है। तो नए नगर और व्यापारी, तो अब देखते हैं नए नगर और व्यापारी, उसके बारे में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह से लोकप्रिय हो गए थे उस समय में। तो अंग्रेजी, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्वी और अपने वाणिज्य के गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। तो प्रारंभ में मुल्ला अब्दुल गफ्फूर और विरगी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज़ थे, तो उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनी ने अपने समुद्री व्यापार अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो अब देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाहर की विदेशी कंपनियां थी और यूरोपीय कंपनियां थी, किस तरीके से समुद्री व्यापार के जो उनके रास्ते थे, तो किस तरीके से उन रास्तों पर नियंत्रण किया और धीरे धीरे से पूरे उपमहाद्वीप को अपने नियंत्रण का क्षेत्र उन्होंने बना लिया और फिर उन्होंने पूरे भारत को ही गुलाम कर दिया धीरे धीरे से। तो अंग्रेज उपमहाद्वीप के सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक व राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हुए थे उस समय। तो वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे नए शिल्प का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप में रंग और डिजाइन अधिकारिक प्रक्षिप्त होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पीजन पेशंगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले की पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। तो उस समय इस तरीके का जो नियम था, तो जिससे वो शाही या पेशगी ले लेते थे, तो उन्हीं का उनको काम करना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूनों को बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि जब वो पेशगी ले लेते थे तो उसी के अधीन वो बंद कर रह जाते थे और दूसरे अन्य किसी भी दूसरे व्यापारी का वो काम नहीं किया करते थे। तो उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। तो 18वीं शताब्दी में बम्बई यानी कि वर्तमान मुंबई, कोलकाता यानी कि कोलकाता और मद्रास नगरों का उदय हुआ था, जो आज प्रमुख महानगर है। तो शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जो बुनकर जैसे कारीगरों तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों को स्थापित ब्लैक टाउन्स के नाम से स्थानीयकरण हो गए। तो ब्लैक यानी कि देसी व्यापारी और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया था। तो देखिए, तो महानगर, तो आज वर्तमान समय में महानगर किसे कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं की दृष्टि से वो सबसे ज़्यादा समृद्धशाली और शक्तिशाली नगर हो, तो उन्हें महानगरों के रूप में आज हम देखते हैं। जैसे कि वर्तमान में दिल्ली और कोलकाता और मुंबई, जो कि आज बड़े बड़े शहर हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था हमारे पूरे देश को, ये मान लीजिए कि पूरे देश पर निर्भर इन्हीं राज्यों पर करती है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज का, कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम्स के शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। तो 18वीं शताब्दी में शिल्पकारों में वाणिज्य की कहानी अब हमें अगले वर्ष पढ़ेंगे। तो देखिए, तो अपनी नेक्स्ट एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम इसके बारे में देखेंगे पूर्ण विस्तार से, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एनसीईआरटी कक्षा 7th है, तो इसमें हम मोटी मोटी बातों को ही पढ़ेंगे और उनकी चर्चाएँ करेंगे। तो चित्र 8 में हमें प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में मुंबई की एक सड़क दिखाई गई है। तो ये देखिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो भवनों के निर्माण कराए गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक तरीके से, जैसा कि हम इंग्लैंड में देख पा रहे हैं, तो ये इंग्लैंड में इस तरीके के भवनों के निर्माण कराए गए हैं, जो कि इसमें देख पा रहे हैं। तो कुछ लोग
जो कि व्यापार किस तरीके से उस समय जो थे वो किया करते थे। तो ये देखिए, तो किस तरीके से इसमें हम व्यापार को देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो वास्को डी गामा और क्रिस्टोग्राफर कोलंबस। तो वास्को डी गामा और क्रिस्टोग्राफर कोलंबस के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। अब देखते हैं कि क्या बताने की इसमें कोशिश की गई है। तो 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविक द्वारा समुद्री मार्ग खोजने में अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का जो मार्ग थे वो खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए कैंप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा और उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा था। तो वह 1498 में कालीकट पहुंचा और उसने अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज जो थे उस समय नष्ट हो गए। तो 170 यात्रियों में से केवल 54 यात्री ही उसके जीवित बच पाए थे उस समय। तो इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए, जो उसके बाद तो अंग्रेज या हॉलैंड वासी और फ्रांसीसी नाविकों ने अपने अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज में एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसके किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोग्राफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर से यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वह वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। तो वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। तो इसके पीछे स्पेन और पुर्तगाली के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहल वाली बस्तियों को नष्ट उस समय उसने कर दिया। तो आपके लिए सबसे आज का आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वास्को डी गामा को ही भारत का खोजकर्ता क्यों कहा गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमने कई व्यापारियों के बारे में पढ़ा था, जो कि कई व्यापारी जैसे कि कई हज़ार साल पहले ईरानी और यूनानी भारत में आए थे उत्तर पश्चिम की ओर से, और फिर कई उत्तर पूर्व की ओर से भी जो थे विदेशी लोग भारत में आए थे। तो वास्को डी गामा को ही क्यों? क्योंकि इसने तो 1400 कुछ में ही इसने जो थी वो भारत की खोज की थी। तो यानी कि 1498 में भारत की इसने खोज की थी। तो इसको ही यानी कि वास्को डी गामा को ही क्यों भारत का खोजकर्ता कहा गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो आप देखिए, तो इसी के साथ आज का ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आज के हम 20 शब्द देख लेते हैं। तो मंदिर नगर के बारे में हमने देखा, नगरीकरण के बारे में हमने देखा, विश्वकर्मा और वाणिज्य केंद्र और ब्लैक टाउन के बारे में देखा। तो ब्लैक टाउन किसे कहा गया है, जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा। तो ब्लैक टाउन उसे कहा गया है जो कि स्वदेशी माल को तैयार करते थे। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं किस स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो राजा राजेश्वर मंदिर जो था वो तंजावुर में बनाया गया था। तो तंजावुर कौन था? तो जो चोल राजवंशों की राजधानी थी। ऑलराइट, तो क्या यहाँ पर क्या आएगा? तंजावुर। ऑलराइट, अब देखते हैं। अजमेर सूफी संत से संबंधित है। तो पुष्कर सरोवर से ये संबंधित है। तो अजमेर सूफी संत का कभी कभार एग्जामिनेशंस में पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो अजमेर सूफी संत का पूरा नाम अजमेर सूफी संत ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती है। ऑलराइट, अब हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य की उस समय राजधानी थी। और अब आप ये बताइए कि हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर अपनी बस्ती को बसाया था। तो आप इस क्वेश्चन का और जो वास्को डी गामा से रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे और जो कई चैप्टर से रिलेटेड भी मैंने आपसे अभी कोई क्वेश्चन पूछे, तो आप सभी क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ आया होगा। और अगर चैप्टर को लेकर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारी और हमारी टीम से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ऑलराइट, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।